बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की वीडियो लेके आई हूँ। आज हम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करना है। ये आपका पार्ट 2 में आता है, क्लास 11 केमिस्ट्री की बुक का पार्ट 2, उसका फर्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। बड़ा ही बढ़िया सा चैप्टर है ये, इसलिए क्योंकि बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर है और येट बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो फिक्स्ड हैं। बैलेंसिंग आपका आएगा, स्ट्रक्चर से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस इसमें बड़े फिक्स्ड हैं और उतने ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तरीके का स्कोरिंग चैप्टर और बढ़िया चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, रेडॉक्स रिएक्शन में जितनी बातें आप सीखेंगे वो आपकी कहीं ना कहीं आगे चल के काम ही आएंगी, आगे के चैप्टर्स में काम आएंगी, आगे क्लास 12th की केमिस्ट्री में भी काम आएंगी। तो यहाँ पे आप कुछ बेसिक्स सीखेंगे जो आप आगे चल के केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बढ़िया सा हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस का। ऑल राइट, नाउ रेडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रेड मतलब रिडक्शन, इसका मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। आसान भाषा में एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हों। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? एक साथ हो रहे हो, एक ही समय पे, आगे पीछे नहीं, एक ही समय पे। तो रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे दो बड़े ही प्यारे प्यारे टर्म्स आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सवाल ये है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हैं क्या? अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो रिवाइज तो हम करा ही देंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ना बड़े सारे तरीके हैं। ठीक है, कोई किसी रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इस चीज़ के पता लगाने के बड़े सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 वो सारे तरीके देखेंगे। 2 तरीके मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो आपके पढ़े हुए होंगे, और एक तरीका ऐसा बताऊंगी जो कि आपके लिए नया होगा। तो पहले पुराना रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी मतलब बड़ा ही बेसिक। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं किसमें? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हम क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है कि अगर किसी रिएक्टेंट में, ठीक है, या अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अब तो क्लास 11th में बड़े हो गए हैं आप लोग, हमेशा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्टेंट का होता है। ठीक है, पूरे रिएक्टेंट का होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट का आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता रहे। कई बार ये गलती करते हैं बच्चे क्लास 10th में। ठीक है, खैर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि अब आपको बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, अब आप बड़े हो गए हैं। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? देखो, जब किसी रिएक्टेंट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन या फिर ऑक्सीजन का एडिशन, दोनों ही केसेस में हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा हो। या तो ये हो रहे हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा हो। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो, या फिर
कोई हाइड्रोजन का एटम रिमूव हो रहा हो। दोनों ही केसेस में हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे कि उस एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। रिडक्शन में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट। तो आप लिख सकते हैं रिडक्शन में क्या होगा, लिखिए ज़रा रिडक्शन में क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर हम रिमूव करें तो। दूसरा पॉइंट इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो हर किसी का एक एक, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबका एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का बड़ा आसान है, Mg + O2 गिव्स MgO, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी कि मैग्नीशियम का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, राइट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, ठीक है, तो जैसे मैग्नीशियम + Cl2, ठीक है, मैग्नीशियम में क्या ऐड कर दिया, फ्लोरीन गैस ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, MgCl2। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं H2S + O2। ठीक है, H2S + O2, अब क्या बन जाएगा, H2O + S। ठीक है, H2O + S। हाँ, तो अब इसमें क्या हुआ कि देखो यहाँ पे जो सल्फर था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था और हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब क्या लग गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सल्फर अकेला हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन, रिमूवल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब मान लो कि मैंने ले लिया Ki + Cl2 Ki + Cl2। अब जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, KCl + I2, राइट, KCl + I2। अब इसमें Ki का क्या हो रहा है, Ki का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे, देखो ये Ki में भी आयोडीन का, Ki में किसका, आयोडीन का यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑक्सीडेशन हुआ। कैसे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, इसलिए ये सारे एग्जांपल्स। ठीक है, बात समझ में आई। अब ज़रा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो रिडक्शन का एग्जांपल, सबसे पहला क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप कहीं से क्या रिमूव कर दें, ऑक्सीजन रिमूव कर दें, तो इसके एग्जांपल की, और या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसमें देखते हैं, देखो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में आप एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है HgO, क्लास 10th में। HgO को जब आप हीट करते हैं, ये क्या है, मर्क्यूरी ऑक्साइड, तो मर्क्यूरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो मर्क्यूरी यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि रिमूव हो गया है ऑक्सीजन। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई रिमूव हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है FeCl3, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया है, FeCl3, और मैंने इसका रिएक्शन करा दिया है हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन से अब क्या होगा, FeCl2 बनेगा और साथ में बच जाएगा आपका HCl। तो यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, क्लोरीन, और यहाँ पे कितने बचे, 2। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आयरन का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। और क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बड़ा आसान सा है भाई, H2 + Cl2 क्या हो गया, HCl बना। ठीक है, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन। इसके लिए आप ऐसा ही एग्जांपल एक ले सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं एग्जांपल
कि FeCl2 प्लस FeCl3 प्लस Fe क्या बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा। ठीक है, FeCl3 प्लस Fe ये क्या बन जाएगा, बैलेंस करेंगे इसको तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 करते हैं। ठीक है, 2 3 6 यहाँ कर देते हैं 3। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ है कि यहाँ पे FeCl3 था और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक Fe ऐड कर दिया, तो देखो क्या हो गया, FeCl2 बन गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका क्या है, रिडक्शन का एग्जाम्पल है। इसको लिख लें आप, ये क्लासिकल थ्योरी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने की, प्लीज़ इसको लिख लें। ओके, ये कर लिया है आपने। अब आगे हम बात करते हैं, क्लासिकल थ्योरी होगी रिडॉक्स रिएक्शन की। अब यहाँ पे ये ऐसे रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होगा, वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखाए हैं, ये इसमें मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया, जैसे यहाँ पे Mg मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए ये एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे वाले एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि अगर किसी एलिमेंट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर किसी एलिमेंट में या रिएक्टेंट में, ठीक है, किसी स्पीशीज़ में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, और क्या। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसा होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन के केस में क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इसमें सिंपल सी थ्योरी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देख लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मैग्नीशियम, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और क्या बना लिया, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में था और ये एक्वस स्टेट में है। ठीक है, आयंस के फॉर्म में है ना, तो कौन सा स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में होगा। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था और उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और क्या बन गया, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से। एक और देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल कि Fe सॉलिड स्टेट में था, मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और क्या बन गया, Fe2 पॉजिटिव, एक्व स्टेट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। अच्छा, इसको हम फर्दर एक और स्टेप में लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आयरन की 2 वैलेंसीज होती है, +2 स्टेबल, ठीक है, होती तो बहुत सारी है, स्टेबल 2 वैलेंसीज होती है, +2 और +3। तो Fe2 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या, और ये भी इक्वस है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, तो मतलब कि Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, Fe3 पॉजिटिव। ऐसे जितने भी रिएक्शंस आपको दिखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा होगा वो सारे क्या हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इन सब का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में जैसे यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था वैसे यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल सी थ्योरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे Cu2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, Cu सॉलिड बन गया। यहाँ पे ये एक्व स्टेट में था। ठीक है, तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, कॉपर बन गया। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, अब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और क्या बन गया, Cl नेगेटिव। कितने Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक में भी क्या हो गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो फिर प्रोडक्शन। और एग्जाम्पल जैसे अब इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि Fe3 पॉजिटिव था और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया,
भाई अगर इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है तो यहाँ से यहाँ भी तो पहुँच सकता है, ठीक है। तो Fe3 पॉजिटिव ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और क्या बन गया, Fe2 प्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये कुछ इस बड़ी ही सिंपल सी थ्योरीज़ हैं जिससे कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में क्या हो रहा है किस में निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ जो कि जिसमें कि आप अभी ये देखो, ये मैंने हाफ रिएक्शन लिखा है, इस तरीके का कोई रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन थोड़ी है ये, है ना, ये हाफ रिएक्शन है। पूरा रिएक्शन कैसे होगा उसकी बात करते हैं, इतना अभी लिख लो, मैं बताती हूँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। चलो ये हो गया है, अब मैं इनको मिटा दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी जो कि एक्चुअल में क्या होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन होंगे, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेटली पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ रेडॉक्स रिएक्शन के। अभी भी एक थ्योरी बाकी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ ये एक्वस सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। सोल्यूशन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा तो कैसे होगा, कुछ ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपकी पढ़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसके बीच का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो हम देखेंगे। जैसे आप लोगों ने क्लास 10 में बड़ा ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें हम कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर को चेंज कर देते हैं ग्रीन में, क्या डाल के, एक आयरन की नेल डाल के। तो होता क्या है, आयरन क्या करता है, डिस्प्लेस कर जाता है कॉपर को और कॉपर सॉलिड स्टेट में बन जाता है, यही होता है। आइए इसी रिएक्शन को लिखते हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4, यही तो होता है, gives FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है ये पूरी तरीके से कंप्लीट रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो Fe यहाँ से यहाँ जाने में, Fe का यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर यहाँ से यहाँ आने में इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर, कैसे पता चला हमें, देखो इसी इक्वेशन को मैं आयंस के फॉर्म में लिख दूंगी तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम गेन और लॉस तो आयंस के फॉर्म में अगर आएगा तो समझ जाएंगे। तो इसको आयंस के फॉर्म में कैसे रखूंगी, देखो ये तो Fe है, ये तो सॉलिड स्टेट में है तो इस पर तो कोई आयंस नहीं है। अच्छा, ये जो Cu है ये कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर क्या है, +2 है ना, मतलब कायदे से देखा जाए तो वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन सॉरी यहाँ पे इस कॉपर ने इस सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा। भाई दोनों में से मेटल कौन है, कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कॉपर। कितने इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं कॉपर ने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Cu2 पॉजिटिव, SO4 को छोड़ देते हैं क्योंकि SO4 यहाँ से यहाँ में कोई अंतर नहीं हुआ, SO4 में यहाँ पे भी SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पर भी SO4 2 नेगेटिव है, कोई अंतर नहीं हुआ तो हम उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। उसमें तो कोई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा होगा, तो लेट्स लीव दैट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव, ऑब्वियसली अब Fe यहाँ पे मेटल है और सल्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है तो 2 पॉजिटिव का इसका चार्ज होगा प्लस Cu। अब आप खुद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे Fe के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पे आने में उसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए ना। प्लस चार्ज कब आता है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और कॉपर ने यहाँ से आने में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन कर लिए ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन। सिंपल बातें, ठीक है। चलो ये एक एग्जाम्पल हो गया है जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूँ Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, अब आप समझ जाएंगे यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव मतलब ये कहाँ है, एक्वस सोल्यूशन का है ये, ठीक है। अब क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस Cu हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा कर दें, ठीक है, अगर आप इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें, आप ये सोचें कि हम Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव लिखें और प्रोडक्ट बना लें, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, ठीक है। ये बात आपको पता है, वाई, बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर
रिडक्शन पोटेंशियल देख के कंपेयर करते हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने वो बात स्किप कर देते हैं। अभी आप इतना जानिए कि बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये वाला नीचे वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ऊपर वाला रिएक्शन ही पॉसिबल है। तो इसमें जिंक यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अच्छा, एक और हम बात करते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuCl2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं ClCl2 ले, कुछ भी ले लो, NaCl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पर भी क्या हो रहा होता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, क्योंकि एक कोई ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पे, एनोड पे जाके, है ना, 2 रॉड्स होते हैं, और दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा कहाँ पे, कैथोड पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, अच्छा ये इसी का अगर इलेक्ट्रोलाइट बनाना होगा तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कितने, 2 है कि नहीं, 2 क्लोरीन थे ना, तो 2 Cl नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट में इतने आयन्स आपके होंगे, ठीक है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे तो ये आयन्स में ब्रेक कर जाएंगे, एक जाएगा कैथोड पे और एक जाएगा एनोड पे। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो कैसे होगा रिडक्शन, ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यहाँ पे लॉस करके रखा हुआ है ना, इसका इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया किसी को, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बना लेगा, तो कैथोड पे आप देखोगे कि कॉपर वहाँ पे डिपॉजिट होने लग गया, रॉड मोटी होने लग गई है। उसके बाद फिर एनोड की बात करते हैं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये Cl नेगेटिव, ये जो 2 Cl नेगेटिव हैं, ये यही 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिमूव कर देगा। भाई Cl नेगेटिव है मतलब नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसने किसी का इलेक्ट्रॉन ले रखा है, किसका लिया होगा, इसी का तो लिया हुआ है, वापस 2 पॉजिटिव का ही तो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ले रखा है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस करेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्या बन जाएगा, Cl2 गैसियस स्टेट में, रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में रहता है ना क्लोरीन, तो गैसियस स्टेट में। तो ये देखो ये हो रहा है क्या, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, लिख लो इतना, ठीक है, ये हो गया है। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका किसका कौन कर रहा है ये पूछने के लिए। देखो, पोटेशियम पर मैंगनेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पोटेशियम पर मैंगनेट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम जानते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब जब वो किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो बगल वाले को ऑक्सीडेशन करा देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। ये कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करेंगे, जिसके साथ वो रिएक्शन करेंगे बगल वाले को रिड्यूस करा देंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। उसके बारे में हम लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि पोटेशियम पर मैंगनेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैंगनेट का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो किसके प्रेजेंस में काम करता है, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैंगनेट के MnO4 ये किस मीडियम में काम करेगा, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, यानी कि H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब रिएक्शन होता है इनके बीच में तो होता क्या है कि K2SO4 बनेगा प्लस MnSO4 बनेगा प्लस वाटर बनेगा और साथ में ये ऑक्सीजन निकलता है। ये ऑक्सीजन आपको पता है ये नेसेंट ऑक्सीजन है और यही ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा जो भी इसके साथ रिएक्टेंट होगा। तो अगर मान लो कि हम फेरस अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन इसके साथ पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ कराते हैं तो पोटेशियम पर मैंगनेट का ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये फेरस अमोनियम सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, फेरिक सल्फेट बना देगा, यानी कि Fe के +2 से किस में चेंज कर देगा, +3 में।
तो +2 से +3 में जाने में उसका क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को लिखना है, मैं इसलिए लिख के बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ये सारे ऐसे रिएक्शंस बड़े देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ज़रा लिख के देखो। तो अब क्या होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही रिएक्शन करेगा किसके साथ, फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ। तो फेरस अमोनियम सल्फेट कैसे लिखते हैं हम, FeSO4 अमोनियम, ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला ब्रैकेट नहीं, गोल ब्रैकेट लगेगा, अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 यही है आपका फेरस अमोनियम सल्फेट। इसमें भाई मीडियम हमारा कैसे था, एसिडिक था, प्लस ये ऑक्सीजन, ये वही ऑक्सीजन है, कौन सा वाला, जो कि वहाँ से निकला है। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले रिएक्शन को ज़रा हम बैलेंस भी कर लें। तो बैलेंस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2, मैंगनीज भी 2 हो गया तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, यहाँ 2 आ गया। उसके बाद फिर जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 2 6 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो बैलेंस हो गया, हाँ बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 5। दिस इज़ हाउ यू विल बैलेंस द रिएक्शन। मैंने कर दिया क्योंकि प्रैक्टिस है, आप बैठ के बैलेंस करोगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, जब ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो देखो यहाँ पे Fe, यहाँ नीचे 3 गया तो यानी कि Fe का चार्ज क्या है, +3, यहाँ क्या था +2 है ना, FeSO4 में +2, यहाँ पे +3, +2 से +3 में चेंज हुआ यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो ये हो जाएगा ये। उसके बाद फिर NH4 अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये साथ में आपका क्या बन जाएगा, वाटर, साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। अच्छा, अब ज़रा इसको भी बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे Fe2 हो गया तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आगे, है ना, आगे 2 लगाया, सल्फेट H2SO4 सल्फेट प्लस यहाँ पे 2 लगा देंगे +2। ठीक है, और बाकी सब बैलेंस्ड है, हाँ आई थिंक यस, बाकी सब बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमने क्या किया, हम करेंगे क्या, हम फेरस अमोनियम सल्फेट लेंगे, उसमें KMnO4 डालेंगे, उसमें H2SO4 डाल देंगे, और आप देखोगे कि फेरस अमोनियम सल्फेट का जो Fe है +2 के स्टेट में वो अब किस में चेंज हो गया, +3। ये दोनों रिएक्शन होंगे एक साथ, ये कैसा है, साइमल्टेनियसली हो रहा होगा। लेकिन मैंने ये नेसेंट ऑक्सीजन अलग से दिखाने के लिए कि ये नेसेंट ऑक्सीजन कैसे आया है, ऐसे आया है, ये अलग से दिखाने के लिए मैंने इन दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिखा है। अगर इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करना होगा तो कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो ऐड जब हम करते हैं ना तो एक चीज़ तो यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए ऐड करते वक्त कि यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 5 नेसेंट ऑक्सीजन है। ये बैलेंस क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, तो इसको 5 बनाने के लिए हम पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, ये चीज़ें जो मैं आपको अभी करा रही हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये ऐसे ही फालतू नहीं है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि हम बैलेंसिंग करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस की, तो उसमें आपको आना चाहिए। अच्छा, तो आप कैसे करेंगे, देखो ये आपका रिएक्टेंट सारा एक तरफ और प्रोडक्ट सारा एक तरफ, जो कटने लायक होगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटने लायक होगा उसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2KMnO4, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3H2SO4। अच्छा, यहाँ पे 3H2SO4 है और यहाँ पे 5H2SO4, भाई मल्टीप्लाई करोगे ना 5, तो टोटल कितने हो गए H2SO4, 5, और ये कितने हो गए, 8 हो गए। मैं लिख दूँ 8 H2SO4 लिख दूँ, ऑल राइट। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, ये कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पे पहले से ही था, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 FeSO4 ब्रैकेट लगा देते हैं, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा सारे रिएक्टेंट्स कवर हो गए। हाँ, अब प्रोडक्ट की तरफ चलते। प्रोडक्ट में देखो ये तो क्या है, K2SO4 आएगा, K2SO4 प्लस ये क्या है, 2MnSO4, ठीक है, प्लस वाटर यहाँ भी है, वाटर यहाँ भी है, तो इसको भी छोड़ दे, वाटर लास्ट में लिखे। ठीक है, अब क्या करते हैं, Fe2SO4 होल थ्राइस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, +5 Fe2
SO4 होल थ्राइस प्लस 5 2 ज़ा 10 NH4 SO4। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वाटर की। यहाँ वाटर कितने हैं 5 और यहाँ कितने हैं 3, है ना। वाटर यहाँ कितने हैं 5 और वहाँ पे 3, टोटल वाटर कितना हो गया 8H2 हो गया, कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, ये जो 5 ऑक्सीजन है और ये 5 ऑक्सीजन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। कट इसलिए गए क्योंकि ये 5 ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स के साइड था और वो 5 ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर दोनों चीज़ें सेम है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ द रिएक्शन विल लुक लाइक। इतना बड़ा रिएक्शन है, ठीक है। और पूछ लेता है ऐसे ही एक और फटाफट से कर लेते हैं, एक और, इतना बड़ा नहीं होगा वो। जैसे KMnO4 ने एसिडिक मीडियम में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ऐसे ही KMnO4 एसिडिक मीडियम में किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है ऑक्सैलिक एसिड को। ऑक्सैलिक एसिड एक हाइड्रोकार्बन है और हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सिंपल सा होगा। ऊपर वाला रिएक्शन तो मैंने लिखा ही हुआ है, आप इसको लिख लें, ये वाला रिएक्शन लिख लें पॉज करके वीडियो, ठीक है। अच्छा, अब जब ये रिएक्शन लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखो चलो, अब हम क्या करते हैं, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिला है, ठीक है, KMnO4 रिएक्शन तो एसिडिक मीडियम में ऐसा ही करेगा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट में इसी में कर लेती हूँ, ठीक है। अब यही ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिला है ना, ये क्या करेगा, ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ C2H2O4, ऐसे लिख सकती हूँ, बोलो हाँ। तो C2H2O4, या आप इसको ऐसे, वैसे जनरली ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ताकि ये दोनों साथ में रहें। ऐसे ही लिखते हैं हम भी, C2O4H2। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही बातें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई हमने ऐसे लिख दिया बस, और प्लस O, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज होगा, तो हमें पता ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस कर लेंगे इसको, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक रिएक्शन ऐड नहीं हो पाएगा। ऊपर वाला तो बैलेंस्ड है, नीचे वाला बैलेंस कर लो। देखो यहाँ पे कार्बन 2 है तो यहाँ पे फट से 2 लगा दो, ठीक है। कार्बन तो 2 हो गया, 2CO2। ऑक्सीजन चेक कर लो, हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन बराबर है, 2 यहाँ पर है और वहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन चेक कर लो, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है और 5, बैलेंस हो गया। अच्छा, अब फटाफट काटने का काम करते हैं। ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन और ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन बराबर कर लें। कैसे बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 5 से, ठीक है। अब ऐड कर दो, अब कुछ नहीं करना, अब बस ऐड कर दो, ठीक है। और कटेगा पटेगा भी नहीं इसमें, ये नेसेंट ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 गिव्स, इसको तो लिखा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 C2O4H2 गिव्स, अब प्रोडक्ट लिखते हैं, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O, ठीक है, प्लस 5 2 ज़ा 10 CO2 प्लस 5H2O। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, ये 5H2O, ये 3H2 मिला के क्या बना लेंगे, 8H2। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, 8H2, ठीक है। ये रहा आपका ओवरऑल रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है और आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। इसको फटाफट लिख लें, उसके बाद अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो ये लिख लिया है। यहाँ तक जितनी भी बातें हमने करी हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी बातों से लिंक्ड है, कुछ नया अभी आपको नहीं मिला होगा। कुछ रिएक्शंस इस तरीके से लिखने के तरीके मैंने आपको बता दिए जो आपको पता होगा कि नए हैं। और
जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं तो हमें, मैंने आपको ये बता दिया कि जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑपोजिट चलती है पूरी की पूरी कहानी। अब आगे हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पे। ये तो दो तरीके हो गए भाई, आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है कोई स्पीशी, इससे आप पहचान लेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, या आप इससे पहचान लेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये क्या ऐड हो रहा है, इससे भी आप पहचान लोगे। एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही बढ़िया तरीका है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पता लगाना, और ये आप लोगों के कोर्स में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता है चार्ज, किसी एटम पर कितना चार्ज है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम चार्ज तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो नया क्या है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो भी ऑक्सीडेशन नंबर ही पढ़े हैं। ठीक है, हम अभी तक जानते थे क्या, वैलेंसीज के बारे में। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि Na+, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, +1, यही बोलते हैं ना। तो मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि वैलेंसीज जो है वो कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव में लिखी ही नहीं जाती हैं। वैलेंसी एक होल नंबर होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, मतलब क्या कि वैलेंसी होती क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर कोई एक एटम बॉन्ड बना रहा है, यही क्या है, वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। तो भाई इलेक्ट्रॉन देना या लेना तो वो तो होल नंबर में होगा, या तो एक दे देगा या एक ले लेगा। हम प्लस और साइन नहीं लगाते, प्लस और माइनस साइन हम तब लगाते हैं जब हम लोग एक तरीके का ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव और लिया है तो नेगेटिव। ठीक है, तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में यही डिफरेंस है। वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितने इलेक्ट्रॉन दे के या लेके कोई एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है, कोई एटम कंपाउंड बना रहा है या मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को हम प्लस माइनस में नहीं लिखते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है, तो आप क्या बताओगे, +1 बताओगे, नहीं, क्या बताओगे, 1। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की वैलेंसी बोलूँ तो उसकी वैलेंसी क्या है, 1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको कैल्शियम की वैलेंसी पूछूँ तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2, +2 नहीं, 2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि अगर कोई एटम, ठीक है, अगर कोई एटम है प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो उस केस में उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हुए उस एटम पे कितना बचा कुचा चार्ज है। ठीक है, कितना चार्ज है उस एटम पे, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली बात ही करता है चार्ज के बारे में। कई बारी कंबाइन करते वक्त वो इलेक्ट्रॉन 1 या 2 ही दे रहा होगा, वो उसकी वैलेंसी होगी, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाएगा, जब वो पूरा मॉलिक्यूल बन रहा होगा, तो उस पर जो चार्ज आ रहा होगा वो हो सकता है कि +2 +3 +6 +4 +5 कितना भी आए। ठीक है, तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। अब क्वेश्चन ये, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली रेसिडुअल चार्ज, रेसिडुअल चार्ज। तो फाइनली चार्ज कंबाइन करने के बाद किसी एटम पे चार्ज कितना आ रहा है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होल नंबर्स में ही हो, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी कि डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 3। लेकिन कई बार नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज किसी एटम में 0 होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड तो बना रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके वो बॉन्ड बना रहा है, तो वैलेंसी उसकी 3 होगी, लेकिन उस पर जो टोटल चार्ज आ रहा है वो 0 आ रहा है, 0 है चार्ज।
तो उस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, वैलेंसी अभी भी 3 है, वैलेंसी बदलती नहीं, वैलेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वैलेंसी नहीं चेंज होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वैलेंसी 0 होती है हाँ सिर्फ नोबल गैसेस के केस में, बाकी और किसी के केस में आप वैलेंसी कभी भी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कभी भी 0 नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है, ठीक है। बड़ी कहानियाँ हो गई हैं अब इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, वो बातें पता होंगी तो ही आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे साथ लिखते जाओ, उसके बाद हम इन्हीं चीज़ को अप्लाई करके मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बताऊंगी। तो पहले तो बातें लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ यू नो अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर की होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं कि कैलकुलेट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, अगर कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री स्टेट में है, ठीक है, एलिमेंट्री स्टेट में है, यानी कि जैसे सोडियम सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, या कोई नॉन मेटल है वो अपने ही साथ बॉन्ड बना रहा है, उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एनी एटम इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम, अगर आपको सोडियम कहीं दिख जाएगा अकेले, अगर आपको सोडियम कहीं दिख जाएगा अकेले, बॉन्ड नहीं बना रहा, अकेले, तो आप क्या बताओगे कि सोडियम का ऊपर चार्ज क्या है 0। जैसे आपको क्लोरीन दिख जाए Cl2, ठीक है, अकेले, किसी के पीछे लगोगे MgCl2 तब नहीं, अकेले अगर क्लोरीन अगर आपको दिख गया तो हम क्या बोलते हैं, उसका चार्ज कितना है 0। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट, ये सारे इनके एलिमेंट्री स्टेट हैं, ठीक है, तो उस केस में चार्ज कैसा होगा 0, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ कि जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, जब भी कोई बाइनरी कंपाउंड कोई बनेगा, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड मतलब कि जैसे आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, NaCl MgCl, जिसमें एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। बाइनरी मतलब कि एक क्या हो, एक मेटल हो, ये देखो M कैसा बन रहा है, एक मेटल हो, दूसरा क्या हो, नॉन मेटल हो, वो क्या हो गया बाइनरी। तो किसी भी बाइनरी कंपाउंड में क्या होगा कि जो मेटल होगा, अगर वो मेटल एल्कली है, ठीक है, एल्कली मेटल्स will have oxidation number is equal to +1 always, and alkali earth metal अगर है, alkali earth metal है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये क्या है फिक्स्ड है, ठीक है, बात समझ में। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हैलोजेंस की। हैलोजेंस में फ्लोरीन will always have, हमेशा always have ऑक्सीडेशन नंबर कितना, हमेशा -1, -1। उसके बाद अदर हैलोजेंस में हैव, बाकी जो हैलोजेंस है उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1, 0, 1, 2, 3, कितना भी हो सकता है, 7 तक, 2 भी है। कितना गंदा लिख रही हूँ मैं, 2, ठीक है। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन का भी बड़े से +7 तक जाता है, क्लोरीन आराम से, आयोडीन +7 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, 1 2 3 बातें हो गई। अच्छा उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन जनरली has oxidation number -2, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऑक्सीजन का -2 ही होगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, अब कुछ इसमें एक्सेप्शंस है, अब कुछ केसेस इसमें ऐसे होंगे, एक्सेप्शंस हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। अगर जैसे कोई पेरोक्साइड है, ठीक है, अगर पेरोक्साइड है, ठीक है, पेरोक्साइड है, तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1,
ठीक है, क्या हो जाएगा -1। क्लियर, यस और नो? ठीक है, -1। और अगर कोई सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1/2। 1/2 भी जाता है, -1/2। अब परऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, बड़ा फेमस सा एग्जाम्पल है ये H2O2। जैसे फॉर एग्जाम्पल Na2O2, ठीक है, Na2O2। इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कह रहे, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, अभी हम इनको कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होइए। तो सुपर ऑक्साइड्स के केस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल हो गया आपका, F नहीं लेते, जैसे एग्जांपल हो गया आपका KO2, RbO2, इन सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1/2। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव, और फ्लोरीन भी कैसा है, नेगेटिव। ये तो हमने पहले लिख दिया, फ्लोरीन हमेशा क्या होगा -1। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, OF2 मान लीजिए, ठीक है, OF2 का एग्जांपल। अब ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो आपको क्लियर ही समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, तो मतलब बाद वाले हमेशा नेगेटिव होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन की नंबर बात कर रहे हैं, क्या है +2, क्या है +2, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लो, O2F2, ठीक है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे डाई ऑक्सीजन, दो है ना, तो हम क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा +1। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +1 भी हो सकता है, -2 तो हमें पता ही है, +2 और +1 के केस, वो किसके केस में, फ्लोरीन के केस में, सिर्फ फ्लोरीन के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन कभी प्लस में नहीं हो सकता। तो अगर ये नेगेटिव में है तो वो तो पॉजिटिव में होगा ही। इतनी बातें आपको, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे लिख लो, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आपका हमेशा +1 की वैलेंसी रखेगा, आपका हमेशा +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1, बट एक्सेप्ट किसके केस में, हाइड्राइड्स के केस में, ठीक है, किसके केस में, हाइड्राइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल NaH, ये हाइड्राइड है ना, सोडियम हाइड्राइड, इस केस में आपका हाइड्रोजन -1 के केस में होगा, -1 के उसमें होगा, ठीक है, एग्जांपल ये। एक्सेप्ट हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिख लो, उसके आगे हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, तो ये आप लोगों को याद भी रखना है। खैर याद क्या रखना है, ये तो प्रैक्टिस करते करते आप वैसे ही सीख जाएंगे, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की कि आप आराम से इन सब चीज़ों को सीख जाएं, ठीक है। चलो अब एक आध क्वेश्चंस करते हो, मैं आपको बताती हूँ कि निकालना कैसे है। अब जैसे मान लीजिए कि PH3 मुझे कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, PH3, और मुझे इस PH3 में ये P फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वैलेंसी नहीं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना है, देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप मान लीजिए X, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान ले, X मान ले, ठीक है। और बगल में कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है +1, मैंने आपको बताया सिर्फ हाइड्राइड्स के केस में ऐसा होगा, बाकी अदरवाइज हमेशा +1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन हैं कितने टोटल हाइड्रोजन, 3। तो हम क्या करेंगे, +1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, इज इक्वल टू
इस पूरे ये जो कंपाउंड हमने लिया है इस पे पूरा चार्ज कितना है, कोई चार्ज है नहीं, यानी कि क्या है, ज़ीरो। ठीक है, ये हो गया ज़ीरो। अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -3, यानी कि यहाँ पर आपका फॉस्फोरस कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, एक और निकालिए, ये पहला था, दूसरा निकालिए H2SO4 में। ठीक है, H2SO4 में आपको सल्फर का निकालना है। ठीक है, तो सल्फर का कैसे निकालोगे, देखो हाइड्रोजन का हमको पता है क्या होता है, +1, तो 2 हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2, और मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगे 2 × 1, नहीं ना, 2 इज सफिशिएंट, 2 प्लस सल्फर का निकालना है, तो हमने सल्फर का क्या मान लिया, x। अब प्लस ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, इन जनरल -2। कुछ एक्सेप्शन ऐसे होंगे जिसमें कि बाकी जो हम लोगों ने बताया था एक्सेप्शन डिस्कस किया, उनमें से कोई एक होगा, अदरवाइज -2। तो यहाँ पे क्या है, -2 इंटू 4, भाई 4 है ना ऑक्सीजन, इज इक्वल टू 0, ओवरऑल चार्ज 0 है, इसलिए 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 2 + x -4 2 = 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, +6, x की वैल्यू +6 आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो सल्फर है उसकी वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। ठीक है, और निकालेंगे, और निकालिए, अमोनिया का निकालिए। ठीक है, किसका, NH3 का निकालो। NH3 का जब आप निकालोगे तो नाइट्रोजन का निकालना है, तो हम यही सेम आ जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़, तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, -3, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -3 के। ठीक है, अब आप और निकाल सकते हैं खुद से, कुछ निकालिए, मैं आपको दे रही हूँ एक आध क्वेश्चंस निकालने के लिए। H2SO4 निकाल लिया आप लोगों ने, H2SO3 का निकालिए। ठीक है, H2SO3 का खुद से निकालो ज़रा, और दे रहे हैं H2S का निकालो। ठीक है, 6th CCl4 का निकालिए। अच्छा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पोटेशियम परमैंगनेट की बात करी थी, KMnO4 का निकालिए। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का निकालना है, CCl4 में कार्बन का निकालना है, इसमें सल्फर का निकालना है, इसमें सल्फर का निकालना है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखो ज़रा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 + x, अब ये क्या हो जाएगा, +-2 × 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, -2, क्योंकि ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब क्या होगा इसकी वैलेंसी, ये 2 प्लस, अब क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 + x -6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू +4 आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, +2 + x इज इक्वल टू 0, x की वैलेंसी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन का निकालना है, तो x + -1, क्लोरीन क्या होता है, -1 होता है ना, इन जनरल क्लोरीन -1 ही होता है। ठीक है, इंटू 4 इज इक्वल टू 0, x की क्या आ गई, +4। ठीक है, x की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +4। KMnO4 में देखिए, पोटेशियम हमें पता है, मैंने आपको बताया एल्कली मेटल्स का क्या मानते हैं हम, +1। ठीक है, एल्कली मेटल्स का इन जनरल हम क्या मानते हैं, +1। ओके, अब ये हो गया +1 + Mnx +-2 × 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब इन सबको ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 1 + x -8 इज इक्वल टू 0, यानी कि x क्या हो गया, +7। यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, आप होमवर्क में कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालिएगा। ठीक है, तो होमवर्क में लिख लो H3PO4 H3PO3 H3PO2। ठीक है, H3PO4 H3PO3 और H3PO2, इन सब में आपको फास्फोरस की
फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। एक तो आप ये ले लीजिए होमवर्क के लिए। एक अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात की थी, ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड आप H2O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा और इसमें देखेंगे आप कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना आएगा, परऑक्साइड में कितना आता है -1, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, ये आप चेक करेंगे। उसके बाद आपको निकालना है NO2 का, NO2 और फोर्थ CO2, ठीक है, इन दोनों का निकाल लेना। एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को अजीब सा देती हूँ, वो है आपका Br3O8, ठीक है, ये दे देते हैं Br3O8। ये आपका होमवर्क है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आएंगे आप, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये तो बड़ा इजी सा है, ये देख के ही समझ में आ जाएगा। इनमें आपको चेक करना है कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन घट रहे हैं तो फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो ये आप घर से निकाल के लेके आएंगे। ये इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए इसको। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। यहाँ पे मैं वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। स्टार्टिंग में हम लोगों ने काफ़ी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बेसिक्स जान लिया, विच वॉज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि कहानी में भी ट्विस्ट आने वाला है कि ये जो मेथड है अभी यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स में ये मेथड फंस जाएगा, और फिर जब ये मेथड फंस जाएगा तो दूसरा क्या तरीका है जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं आएंगे कौन से, वो ट्विस्टेड वाले, जो कि आप इससे निकालने में आंसर आपका गलत आने लगेगा, ठीक है। तो वो ट्विस्ट देखने के लिए आपको अगला लेक्चर सुनना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर आप फॉलो करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए केमिस्ट्री। जब भी आप यहाँ बैठे तो आप कॉपी और पेन लेके बैठे और जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं उसको लिखते रहिए, तभी सबसे ज़्यादा आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आई कम अप विद वीडियोज ऑफ क्लास 9, 10 साइंस एंड 11, 12 केमिस्ट्री। और if you are already a subscriber, then thank you so much for being such a great supporters. Also, if you have anything in your mind, if you have any suggestion or advice that comes in your mind, or anything that you want to tell me, let me know that कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस देख के। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझे देख के ज़रूर मोटिवेशन फील होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय।